oscillations and wave motion. So यूनिट का नाम है oscillations and wave motion. और जेड़ा ਇਹਦਾ फर्स्ट चैप्टर ਅਸੀਂ डिस्कस करना ऑसिलेशन. ठीक है. हुण देखो एक्चुअली जो मोशन का कंसैप्ट है वो सानू पता ही है कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन नू बदल रही है तो वो मोशन च. तो हुण आपां जिस मोशन की गल करन जा रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन भी कह देने हैं, ऑसिलेशंस भी कह देने हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी कह देने हैं, वाइब्रेशंस भी कह देने हैं, है ना. तो ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ टर्म्स है इनू समझण तो पहला असी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं एक बेसिक टर्म तो पीरियोडिक मोशन. हुण पीरियोडिक मोशन की है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ. बड़ा रश है सर, छुट्टी का लग रहा है कुछ ना. शोभा यात्रा नहीं हो रही क्रिश्चियन शोभा यात्रा. एनी मोशन which repeats itself after a regular interval of time. Any motion which repeats itself after regular interval of time is called periodic motion. मतलब एक खास टाइम तो बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती, फिर वही रेपिटेशन. जिस तरह की यदि एग्जांपल लिख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. दूसरा रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ around the sun. अच्छा, तीसरा तुसी ले सकते हैं पीरियोडिक मोशन च यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो करे विद कांस्टेंट स्पीड तो ਉਹਦਾ मोशन पीरियोडिक मोशन है. अच्छा, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पीरियोडिक मोशन है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मोशन रिपीट ਹੁੰਦਾ. तो जिस टाइम तो बाद मोशन रिपीट ਹੁੰਦਾ उस टाइम ਨੂੰ ਅਸੀਂ टाइम पीरियड कह ਦਿੰਦੇ हैं. तो लिख लो टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड की हो गया टाइम आफ्टर विच पीरियोडिक मोशन इज रिपीटेड. और ਇਹਦਾ सिंबल ਅਸੀਂ बेटा ਲੈਣੇ ਆ कैपिटल टी. कैपिटल टी इज द सिंबल. ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ बेसिक टर्म्स ਅਸੀਂ यूज करनियां ਜਿਹੜੀਆਂ बार-बार ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ डिफाइन ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਵੇ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ऑसिलेटरी मोशन तक पहुंचीए
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਿਖੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਬਟ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਗਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ कंजर्वेटिव फोर्स। हम कंजर्वेटिव फोर्स जो है तो लिखो इफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स is independent of path followed and depends only on initial and final positions. Then force is said to be conservative force. और यदि एग्जाम्पल थानू पता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजरवेटिव है, इलास्टिक फोर्स कंजरवेटिव फोर्स है, इस तो इलावा भी है बट ये दो लिख सकते हैं इन्होंने एग्जाम्पल्स। दूसरा बेटा हैडिंग लिखो, ये भी ऑलरेडी किया होया बट फिर इत्थे लोड़ पैनी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है लिखो, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट जिहड़ा वर्क डन हुंदा वो स्टोर हो जाता इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हुण बेटा लिखो रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये आपां इत्थे एक तरह नाल रिवाइज भी कर रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आ रिलेशन है बेटा। तो इस केस च ये मान के चल रहे हैं वेयर एफ एंड यू आर फंक्शन ऑफ आर। मतलब ये फार्मूला उदों यूज करना जो तुहानू पता वा कि एफ या यू चो एक आर पे डिपेंडेंट है, वो फार्मूला च आर आ रहा है। जे आर की जगह एक्स आ जाए तो फिर एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स कर देना, तो आर को हटा के एक्स लिख दो, सो वो बन जानी गल। अच्छा हुण ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ u ਤੋਂ f, f ਤੋਂ u ਕੱਢ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। देखो न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज potential energy of a body is
फार्मूला है वेयर के इज कांस्टेंट. देन फाइंड force acting on the body. Force acting on the body. ਹੁਣ ਅਗਰ F ਕੱਢਣਾ U ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ U ਨੂੰ R ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ. ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, तो आ टर्म का कांस्टेंट है बाहर आ गई, मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करना r को, r की पावर -1, तो ये बन जाना -1 मतलब k by r स्क्वायर. तो अगर du by dr इना आ गया तो f मेरा आंसर आ गया. तो मींस पोटेंशियल एनर्जी तो मैं फोर्स निकाल सकता, है ना. अच्छा, ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਵੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ u ਗਿਵਨ ਸੀ, f ਨਿਕਾਲਿਆ, f ਗਿਵਨ ਹੈ, u ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ. ਲਿਖ ਲਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 कि if force conservative force acting on a body is F is equal to kr, इतना लिखे आ गया, where k is constant. Find its potential energy. ਹੁਣ क्योंकि बेटा f फंक्शन ऑफ r है, तो आ फार्मूला के अकॉर्डिंगली मैं du लिख लेना -f/dr और f की वैल्यू पुट की थी और u बना ली. मैं की कर देना इंटीग्रेट कर, लिमिट्स भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, ये तो जनरल आप कर रहे. तो du बन गया u और ये बन जाना r²/2. सो क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन च बेटा कंजरवेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी का कंसैप्ट भी आएगा, इस करके आप इन्हें थोड़ा रिवाइज कर लिया, फ्रैश कर लिया अपने आप में. हुण आ जो एक होर टर्म जिहड़ी जिहदे नाल तुहानूं फैमिलियर होना चाहिए, लिखो हेडिंग बॉडी इन इक्विलिब्रियम. बॉडी इन इक्विलिब्रियम. तो a body is said to be in equilibrium if net force and net torque acting on the body are equal, are zero, equal नहीं कहना, are zero. मतलब इक्विलिब्रियम की पहचान है बॉडी पे ना तो नेट फोर्स लग रही है ना नेट टॉर्क लग रही है. हुण जदों ये असीं इक्विलिब्रियम का कंसैप्ट पढ़ लिया बेटा, हुण लिखो हेडिंग
types of equilibrium. Types of equilibrium. Number one, stable equilibrium. Yeah, stable equilibrium. Number two, unstable equilibrium. The number three, neutral equilibrium. Neutral equilibrium. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉੱਤਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ। ਔਰ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पहचान दसती है कि बॉडी हिलदी ही नहीं, उदा दी उदा ही है, जिदा दी है उदा ही रहनी है, रेस्ट पे। और टेक्निकली उत्ते ना नेट फोर्स लग रही है ना नेट टॉर्क लग रही है। पर अगे टाइप्स नूं जदों असीं डिस्कस करना उहदे च की याद रखना, लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की निशानी है, लिखो नंबर वन ही है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स जीरो क्योंकि इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क जीरो, ये तो होने ही होने दो, पर इहदे नाल अगली है पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम in comparison to its neighboring points. Neighboring points, आले दुआले दे points दे मुकाबले potential energy minimum चाहिए। तो stable equilibrium। दूसरा लिखो unstable equilibrium। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दो पार्ट तो वही आने, नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो। तीसरा पॉइंट आना पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम इन कंपैरिजन टू इट्स नेबरिंग पॉइंट्स। ये दो मेन है। तीसरा लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम अपना नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो नेट टॉर्क जीरो। तीसरा पार्ट है पोटेंशियल एनर्जी सेम एट ऑल द पॉइंट्स, नेबरिंग पॉइंट्स और गिवन पॉइंट के सब पासे पोटेंशियल एनर्जी सेम है। हुण आ देखियो क्लैरिटी लई, तो क्लैरिटी लई आपां की करते हैं, मैं तुहाडे सामने कुछ इदां दा सरफेस बना रहे हैं। एक सरफेस है। हुण अगर मैं तुहानू कहां आ पॉइंट ए है, हुण इस ए पॉइंट दे दोनों पासे जे देखिए तो ए पॉइंट थोड़ा जिहा उच्चा है। हुण इत्थे आपां पोटेंशियल एनर्जी की गल करन लगे हैं, पर किहड़ी ग्रेविटेशनल mgh, जितनी h ज्यादा, जितनी ऊंचाई ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। तो
ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ, ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ 'ਚ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। और इतने देखो हुण बी पॉइंट जिहड़ा वा वो सब तो नीवा है एक तरह का, और बी पॉइंट ते रेस्ट ते अगर बॉडी है इक्विलिब्रियम च है और ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੁਆइंट्स ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ बी पॉइंट ਦੀ पोटेंशियल एनर्जी घट है, इट मींस ਇਹ और अगर आप इत्थे गल करिए सी दी, तो ये केड़ा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हुण बेटा अगली गल जिहड़ी करन लगे आपां ऑसिलेशंस दी, देखो ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਮ ਚਾਕਲੇਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਢੱਕਣ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। तो मान लो आप गल नूं समझण लई कि साडे कोल ਉਹ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਜੈਮ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ है और वो ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ है वो आ शेप च है, लगभग ਸਫੈਰੀਕਲ ही है ना। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਤਾ ਇਦਾਂ, तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਮ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਲੈ ਲੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਅਨਾਰਦਾਨਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਲਿਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਬਈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਟਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਹਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ? ਸਟੇਬਲ, ਔਰ ਆਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਟਿਕਾਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ और छड़ता, तो इन्हें आ इक्विलिब्रियम पोजीशन सी, आ इक्विलिब्रियम पोजीशन पर अनस्टेबल है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ते अगर बॉडी नूं थोड़ा जिहा डिस्टर्ब किया जाए तो वो बॉडी उस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो होर दूर जाती है, वापस नहीं आती। पर आ केड़ी इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? वापस आएगी। फिर सर ये तो वही ग्रेविटी की वजह से नहीं होगा कल है, वापस आएगी, आ गई, रुक जाओ उथे, इथे रुक जाओ, वापस आ गए कि नहीं? की हो दूसरे पासे चल जानी है। जो इन्हें ऊपर को जाना है, इन्हें स्लो होता होता रुकना, फिर वापस आना, फिर रुक जाओ, नहीं फिर इधर को चला गई, फिर वापस आओ, फिर इधर को जाओ, मतलब ऑसिलेट करो। तो हुण ये जिहड़ा ऑसिलेटरी मोशन है
कितना शुरू होया, केड़ी हालात च शुरू होया, केड़ी सिचुएशन च शुरू होया, जदों किसी बॉडी नूं किसी सिस्टम नूं उहदी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब किया जाता, हिलाया जाता, छेड़िया जाता, तां ऑसिलेटरी मोशन होता। और आ जिहड़ी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जदों बॉडी ऑसिलेट करती है तो असीं इहनूं किहड़े नाम नाल बुलाने आ, मीन पोजीशन। तो जदों भी कोई सिस्टम, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो असीं कहांगे ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ांगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ਕਿਹੜੀ पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि जदों बॉडी ने ऑसिलेट करना शुरू नहीं सी कीता तो उस वक्त उस पोजीशन ते ਉਹਦੀ नेट फोर्स भी जीरो सी, नेट टॉर्क भी जीरो सी ते पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम सी। और जदों बॉडी ऑसिलेट करन लग पैंदी है तो उस स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ मीन पोजीशन ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। प्लस अगली गल सुनो, ਜਦੋਂ बॉडी मीन पोजीशन तो ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਫॉर ए मोमेंट। तो जिस जगह पे ऑसिलेटरी मोशन पोजेस करने वाली बॉडी फॉर ए मोमेंट रुकती है उस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और ऑसिलेटरी मोशन च दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंदियां, एक राइट वाल, एक लेफ्ट वाल, एक नू पॉजिटिव कह देने, एक नू नेगेटिव कह देने आ। तो एक्सट्रीम पोजीशन दो है, एक मीन पोजीशन। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ऑसिलेटरी मोशन ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ਤੋਂ डिस्टर्ब ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ऑसिलेट करना ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। और मीन पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और ਉਹਨੂੰ मीन एवरेज क्यों किया, क्योंकि वो दो एक्सट्रीम पोजीशन ਦਾ मिड है, सेंटर है, मीन है, एवरेज है, इस करके ਉਹਨੂੰ मीन कहता। अच्छा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹਾਲੇ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਮਿੰਤਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। तो पहला ਤਾਂ डायग्राम सारा नोट कर लो। ये डायरेक्टली किसी ने नहीं पूछना, बट जो पूछना इनू समझ के ही आनी है आंसर होगा। गल बड़ी इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, बट एसी में भी होता है मोड हीट वाला, वो लवाएंगे अगले साल। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, वैसे होता है चेक, रिमोट चेक, रिमोट चेक। ये नहीं, ये तो बेचारा बहुत पुराना है, वो नहीं होता। अच्छा, वही जो नवे आ गए उनमें तो होता है। होना चुनना। तेरे मार्क्स कितने आए? ओ कुछ नहीं सर, पेपर ही मिल जाएगा सर। मिलिया नहीं? मैडम कहती इतने गंदे नंबर है, पेपर ही देना। लिखोता हुआ? नहीं सर, ठीक ही नहीं आए थे इस बारी पेपर। क्यों? वो हो गया थी, मैं जितनी डेरिवेशन आई वो सारी सही है। 6-7 डेरिवेशन पाइयां थी ते 2-3 लॉ पाए थे, वो सब सही, वो सब ठीक। तो गलत कितने होए? जो न्यूमेरिकल पाथ ते पता नहीं एक बार कोई 5 नंबर से बड़ा जिहा क्वेश्चन पाया ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ मतलब फाइनल 'ਚ भी आना है, वो बड़ा जरूरी है। नंबर पूछे तेरे से? उन पेपर ही नहीं मिला, नंबर कहाँ बता दूं? तेरे कितने आ रहे हैं? तेरा पेपर हो गया? पेपर ही नहीं खत्म हो गया। फिजिक्स का पेपर हो गया? हाँ जी था। चल चल देखो। हाँ, कैसा हुआ? दिखा दिया मैं सबको। हाँ। ना तो लगता था कुछ ये क्या है। गल्ला करते रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग हो रही तब आप नंबर क्यों पूछते हो, सबको पता लग जाए। वायरल हो जाए। ठीक है भाई, अलग ही समझ।
अच्छा हुण एक गल होर ध्यान नाल समझो, अगर सोच के देखो इस जगह ते जिन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन बोलिया, इत्थे बॉडी की स्पीड की है मिनिमम कितनी 0 है, और जदों ये बॉडी वापस आएगी इधर नु तो स्पीड वध जाएगी हाँ मीन ते मैक्सिमम होएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪੀਡ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ 0 ਔਰ ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ऑसिलेटरी बॉडी की स्पीड ड्यूरिंग ऑसिलेटरी मोशन की हो रही है चेंज, डिक्रीज भी हो रही है, क्योंकि जो बॉडी ने एक्सट्रीम तो मीन वाला ना आप इसे गल नूं इदां भी समझ लो भी आप एग्जांपल ले लेने पुत्र पेंडुलम दी, तो आ पेंडुलम की केड़ी पोजीशन है मीन, और जब ये ऑसिलेट करेगा इस तरह आ दो केड़ियां हो गई एक्सट्रीम, तो जदों बॉब एक्सट्रीम तो मीन वाल आएगा तो स्पीड डिक्रीज इंक्रीज होगी, और जदों तो जदों भी बॉडी एक्सट्रीम तो मीन वाल आएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, मतलब स्पीड बदलना मींस वेलोसिटी चेंज हो, तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन आ गई इट मींस ऑसिलेटरी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, ये गल पता लग गई, समझ गए। तो एक गल याद नोट होगी। दूसरा पॉइंट हुण आपां एक होर समझना, देखो इधर सुनो हुण पुत्र आ मैं डायग्राम बना लगा भी आ एक दीवार है, आ स्प्रिंग है और स्प्रिंग के नाल एक बॉडी अटैच है, और ये स्प्रिंग इस वक्त अपनी नॉर्मल लेंथ च है, ठीक है। जदों स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ च हुंदा ना कंप्रेस्ड है ना स्ट्रेच्ड है, ਉਹਦੀ पोटेंशियल एनर्जी 0 ਹੁੰਦੀ मिनिमम, ਇਹਦਾ मतलब ये बॉडी रेस्ट पे और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इट मींस ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, केड़ी है मीन पोजीशन। हुण आपां की कीता, इस मास नूं पकड़ के अंदर नूं पुश भी कर सकते हैं, बाहर नूं पुल भी कर सकते हैं। मान लो हाँ मास जब इतने ले आता खिंच के तो स्प्रिंग एलोंगेट कर गया, एलोंगेट कर गया। हुण जदों इथों मास नूं छड्डूंगे की होएगा, तो ये मास वापस आएगा, है ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स बाद की गल आप हाले वो वापस आएगा, सानू पता है वो अंदर नु आएगा, है ना, और इसके आगे रुकेगा थोड़ी, फिर पीछे जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया आगे चला जाएगा। तो ओदे नाल की होएगा, ओदे नाल की होएगा, ये जेडी बॉडी है ये इतने तक आएगी, तो हम स्प्रिंग की हो गया कंप्रेस एक्सटेंड, तो कभी स्प्रिंग एक्सटेंड करेगा कंप्रेस होएगा, तो ये मास ऑसिलेट कर रहा है ना, तो आप मीन पोजीशन है, और आप दो की हो गई है एक्सट्रीम है। तो मतलब पेंडुलम दी आ वाली बाउल दी एग्जांपल, आ स्प्रिंग वाली एग्जांपल जैसी की देखिया कि जदों भी सिस्टम ने ऑसिलेट करना, ये एक्चुअली मैकेनिकल ऑसिलेशंस है,
तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਨ ਤੇ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशंस पढ़ रहे हैं पुत्र वो है मैकेनिकल ऑसिलेशंस। प्लस 2 ਚ इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस बारे पढ़ांगे। तो मीन पोजीशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ओरिजिन मान लेते हैं, ओरिजिन। और क्योंकि ऑसिलेशन च बॉडी ने अपनी पोजीशन अलग अलग टाइम ਦੇ अलग अलग जगह ਤੇ ਹੋਣੀ बॉडी ਤੁਹਾਡੀ ऑसिलेट ਕਰਨ ਵਾਲੀ, तो ਉਹਦੀ पोजीशन ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ x। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ऑसिलेटरी बॉडी मीन पोजीशन ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ x ਕੀ ਹੋ 0 ओरिजिन ਦੇ, क्योंकि मीन पोजीशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ओरिजिन। अच्छा ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬॉडी ऑसिलेट ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, तो एट एनी टाइम किसी वक्त को ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬॉडी ਹੈ ਉਹ ऑसिलेटरी बॉडी ਇੱਥੇ ਹੈ P ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ओरिजिन ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬॉडी ओरिजिन ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਈ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट। तो वो आपका वैल्यू की लिखती है जी x। ਇਹਦਾ मतलब ऑसिलेटरी मोशन च x ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, डिस्प्लेसमेंट ਦਾ। डिस्प्लेसमेंट ਦਾ, डिस्प्लेसमेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ कि अगर मान लो ਤੁਸੀਂ बॉडी ਦੀ ऑसिलेटरी मोशन ਦੇ ਦੌਰਾਨ डिस्प्लेसमेंट ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ बॉडी ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ओरिजिन ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ डिस्प्लेसमेंट ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, मैग्नीट्यूड। ਤੇ डायरेक्शन ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਮੰਨ ਲਓ। ऑसिलेटरी मोशन ਚ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬॉडी ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ डिस्प्लेसमेंट ਦੀ डायरेक्शन ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਚਲਾਣਾ ਵਾ, ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ मीन पोजीशन ਤੋਂ गिवन पोजीशन ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ बॉडी ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ डिस्प्लेसमेंट इधर हो। सर बॉल में भी इसको डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। कितना वो बॉल है जैसे ऊपर, उसमें भी डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। हाँ, ਇਹਦੇ ਚ एक्चुअली ਇਹ ਜਿਹੜੀ ऑसिलेटरी मोशन है ना, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬॉडी ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਡ ਹੈ। ਇਹ ਐਂਗੂਲਰ ऑसिलेटरी मोशन ਹੈ, ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਐਂਗੂਲਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਰਵਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, तो इस करके वो लीनियर टाइप ही हो जाए। तो हुण दोबारा देखियो, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ऑसिलेटरी मोशन ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ बॉडी ने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तो डिस्टर्ब होना। दूसरा ऑसिलेटरी मोशन के दौरान 3 बेसिक टर्म्स है, एक मीन, 2 एक्सट्रीम। तीसरा ऑसिलेटरी मोशन के दौरान एट एनी टाइम बॉडी किथे है ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ डिस्प्लेसमेंट टर्म यूज की है, और वो x नाल लिख रहे हैं, y नाल भी लिख सकते हैं, वो तो एक सिंबल है। और x की मैग्नीट्यूड कितना लेना, डिस्टेंस फ्रॉम जितना उस वक्त बॉडी का मीन तो दूरी है, ते डायरेक्शन की लेनी फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। हाँ, मीन टू एक्सट्रीम कह सकते हैं या फ्रॉम अवे, ऑलवेज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। एक ही गल है। हाँ, नहीं एक गल कंफ्यूजन हो सकती है ना, मीन टू एक्सट्रीम है ना, तो इधर पासे में गड़बड़ हो जाती है सर, वो भी मीन टू एक्सट्रीम। हाँ, इधर नु तो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन याद रख सकते। एक मीन टू एक्सट्रीम इधर नु, एक मीन टू एक्सट्रीम इधर। तेन जो सौखा लगता। अच्छा हुण अगली गल सुनो, ਜਦੋਂ बॉडी ऑसिलेट कर रही है, हुण गल नु सुनियो, इधर देखो डायग्राम। मान लो ऑसिलेटिंग बॉडी इथे है, x कितना वा 0। हुण बॉडी इथे आ गई, x वध गया, x की हो रहा इंक्रीज,
ਹੁਣ ਸੁਣੋ Extreme. ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਆਣਾ x ਡਿਕਰੀਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ 0 ਹਾਲੇ तो ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ऑसिलेटरी मोशन ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਦਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਿਨੀਮਮ 0 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਹੁਣ Minus में चली गई. नेगेटिव हो गई मतलब x फिर बदल लग पिया मैग्नीट्यूड च पर डायरेक्शन पहले नालों ਨੈਗੇਟਿव तो ऑपोजिट हो गई जे पहली पॉजिटिव है तो हुन ਨੈਗੇਟਿव भी उल्ट पासे बदल लग पे इतना कह सकते तो ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ऑसिलेटरी मोशन ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਅਵੇ ਫਰਮ ਮੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ 0 ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਘਟ ਕੇ 0 ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਲਟ ਪਾਸੇ मतलब ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇਗੀ ਉਲਟਾਏਗੀ है ना ये लास्ट वाला सही से नहीं आ रहा इसमें लास्ट वाला इसमें सही से नहीं आ रहा नीचे वाला देखो बेटा ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ r ਤੇ r ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਆ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ R ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਬੁక్స్ ਨੇ ਸਮਾਲ a ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ A ਲਿਖਿਆ तो ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਧਾਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੌਬ ਲਾਤਾ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੌਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਰਪੈਚੁਅਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਨਡੈਮਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਡੈਮਪਡ
ਡੈਂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਪੋਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ, ਰੋਕਣਾ, ਮਤਲਬ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਿਸ, 에ਅਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਵਿਸਕਸ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਹਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੈਂਪਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਈਡੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਆ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, A ਔਰ B ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਮ ਰਹਿਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੀਨ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਡੈਂਪਡ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है, ये साडे सिलेबस च है। डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है, ये साडे सिलेबस च है। ते जिथे डैम्पिंग फोर्सेस है वो साडे सिलेबस च नहीं है, मतलब थोड़ा जिहा इंट्रोडक्टरी है, ज्यादा नहीं है। तो मतलब दिमाग च ये गल रखनी है कि क्योंकि +1 2 च सारा कुछ आइडियल ही नेड़े नेड़े ही है, बस ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਤੋਂ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਗ ਹੈ, ਪਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਝੂਟ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਪਿੰਗ ਹੈ तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਗ ਝੂਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ है ना, किसी ने तुहानू पिछे नू खिंच के छड्डता, तो अगर तुसी कोई एफर्ट नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली रुक जानी है। पर कई बारी फिर जेड़ा स्विंग ते बैठा बंदा वा वो अपने वालों जोर ला के है ना करदा नहीं, स्पिन चलाता, वो जिहड़ियां ऑसिलेशंस है वो होंदियां फोर्स्ड ऑसिलेशंस। मतलब ऑसिलेशंस एक तो हैगियां अनडैम्प्ड, भी बॉडी नू स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके छड्डता तो अपने आप हिल रही है, वो होंदियां अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जिस डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है। तो वही साडे सिलेबस का पार्ट है, इस तो अलावा हाले का कोई गल नहीं कर रहे हैं। तो ये गल दिमाग च रखनी है। तो जिहड़ी अज दी डिस्कशन कीती है उहदे च ये गल याद रख के जानी है कि जदों भी कोई मैकेनिकल सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होएगा तो वो ऑसिलेट करेगा। 3 पोजीशंस मेन है, एक मीन 2 एक्सट्रीम। एक टर्म असी इंट्रोड्यूस करती है डिस्प्लेसमेंट, दूजी है एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट लगातार चेंज होएगी और ओदी चेंज ऑसिलेटरी मोशन च किदां दी है कि जे वो पहला 0 है डिस्प्लेसमेंट तो एक्सट्रीम तक जांदे जांदे मैक्सिमम हो जाएगी, वापस आंदे हुए 0 हो जाएगी, फिर ऑपोजिट एक्सट्रीम वाल जाते हुए बढ़ेगी, ऑपोजिट डायरेक्शन फिर घटेगी एंड सो ऑन। और एम्पलीट्यूड की है एक्स दी मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की है डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आइडिया आप लेके आज रुक रहे हैं। तो इसे असीं कल फिर मैथमेटिकली डिस्कस करना शुरू करांगे जेड़ा पेपर च आना। एक आइडिया होना चाहिए भी कर की रहे हैं, की होना साडे सामने, और ये सारा ऑसिलेटरी मोशन केड़ी कंडीशन च पढ़िया जा रहा है? आइडिया, हाँ, भी जिथे डैम्पिंग फोर्सेस नहीं है, एब्सेंट।